बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट होती है वो किस तरह होती है। तो ट्रांसपोर्ट हमारी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस दो तरह के होते हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। नाम से पता चलता है स्टूडेंट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल along the concentration gradient मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, along the concentration gradient का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन gradient का मतलब क्या है। कंसंट्रेशन gradient का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है। सेल मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल लेता हूँ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लोर में ज्यादा है और इंट्रा सेलुलर फ्लोर में कम है। ठीक है, तो ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, यानी कंसंट्रेशन का डिफरेंस, यानी एक तरफ हाई है एक तरफ कम है, इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। अब जब मटेरियल एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कि मटेरियल हाई एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब जाते हैं तो इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब दूसरा ट्रांसपोर्ट जो है ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होते हैं। किस तरह होते हैं, यानी अगेंस्ट का मतलब ये है कि मिसाल पर ये एक सेल है। ठीक है, और मैं मिसाल लेता हूँ, यानी वही एग्जांपल लेता हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑक्सीजन कम है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो किस तरफ है, यानी हाई से लो की तरफ। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसका डायरेक्शन ये है। ठीक है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब ये कि ऑक्सीजन जब अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के अगेंस्ट तरफ जाते हैं तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। तो वो ट्रांसपोर्ट जिसमें मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी यह बेसिकली एटीपी कंज्यूम होती है। क्या एटीपी कंज्यूम होती है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एटीपी, नो एटीपी यूज, या कोई एटीपी यूज नहीं होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज होती है। मेन डिफरेंस बेसिकली ये है। अब हमारे पास जो एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो बेसिकली थ्री मैकेनिज्म है। ठीक है, यानी सिंपल दो है लेकिन हम इनको तीन में डिवाइड कर, एक है डिफ्यूजन। ठीक है, यानी डिफ्यूजन में फिर दो आते हैं, एक सैंपल डिफ्यूजन होता है। ठीक है, और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी यही डिफ्यूजन है, लेकिन ये खासकर वाटर के लिए फिर यूज होता है। ठीक है, लेकिन मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी फर्दर टू टाइप्स के, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसको मैं फिलहाल इस लेक्चर में मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन करूंगा, यानी सैंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहला डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है। डिफ्यूजन ये होता है, डिफ्यूजन से मुराद क्या है, डिफ्यूजन ये होता है, मिसाल पर मैं ये एक सेल कंसीडर करता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक सेल है। ठीक है, अब ये सेल के बाहर जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, जब सब्सटेंसेस, वो कोई भी सब्सटेंस होता है, ऑक्सीजन हो, गैस हो सकता है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, जब सब्सटेंसेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं लेकिन एनर्जी यूज नहीं करते, ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सैंपल डिफ्यूजन, यानी रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई, रैंडमली मॉलिक्यूल जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो ये डिफ्यूजन है। लेकिन असल में डिफ्यूजन बेसिकली दो तरह के डिफ्यूजन होते हैं, एक सैंपल डिफ्यूजन होता है और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। सैंपल डिफ्यूजन से हमारा क्या मतलब है, सैंपल डिफ्यूजन वही बेसिकली वही सैंपल डिफ्यूजन, यानी मिसाल बता, ये मैं एक मिसाल लेता हूँ। ठीक है, मैं ऑक्सीजन का मिसाल देता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये इनसाइड द सेल इंट्रा सेलुलर है। ठीक है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा है। ठीक है, और इनसाइड कम है। ठीक है, यह कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑक्सीजन की। ठीक है, और यह कम है। ठीक है ऑक्सीजन लेकिन थोड़ा कम है। ठीक है, अब सैंपल डिफ्यूजन यही डिफ्यूजन है, यानी यही ऑक्सीजन ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा लेकिन थ्रू लिपिड बायोलेयर की तरफ, थ्रू लिपिड बायोलेयर। ठीक है, लिपिड बायोलेयर से जब ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू
इंट्रासेल्युलर, यानी फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, यानी एलॉन्ग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी यह कंसेंट्रेशन ज्यादा है या कम है, ये कंसेंट्रेशन के एलॉन्ग गया, के साथ गया, ठीक है, एलॉन्ग गया, तो ये सैंपल डिफ्यूजन हो गया। यानी कोई प्रोटीन, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई चैनल प्रोटीन, कोई कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सैंपल लिपिड बाइलेयर के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की तरफ, ठीक है। तो ये यानी फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ये सैंपल डिफ्यूजन है। एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल तो कार्बन डाइऑक्साइड का। आप लोगों को पता है कि हमारा सेल जो है ना ये मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, इसमें बहुत कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इनसाइड ज्यादा होता है, ठीक है, और आउटसाइड कम होता है, ठीक है। अब ये इनसाइड से आउटसाइड तक इसकी ट्रांसपोर्ट होती है ना, यानी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जब जाता है, ठीक है, तो ये थ्रू द लिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड बाइलेयर के थ्रू हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये एक सैंपल डिफ्यूजन है। कोई कैरियर प्रोटीन यूज नहीं हुआ, कोई चैनल प्रोटीन यूज नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ सैंपल मॉलिक्यूल हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव किया थ्रू लिपिड बाइलेयर, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली सैंपल डिफ्यूजन, ठीक है। अब एक दूसरा कंसेप्ट है, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये याद रखना, सैंपल डिफ्यूजन में मोस्टली स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल जो पोलर नहीं हो, जो पोलर होता है वो तो लिपिड बाइलेयर के क्रॉस ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते है ना, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी इसमें आ सकता है स्टेरॉयडल हार्मोन, ठीक है, लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा, ये स्टेरॉयड हार्मोन हुए। इसमें आता है ऑक्सीजन, आता है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, ये सब थ्रू सैंपल डिफ्यूजन मटेरियल, सैंपल डिफ्यूजन के थ्रू अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये सैंपल डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना डिफ्यूजन, यही डिफ्यूजन है लेकिन दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाम से जाहिर है कि फैसिलिटेट करना, यानी मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा लेकिन थ्रू सम ट्रांसपोर्टर, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सम ट्रांसपोर्टर, वही ट्रांसपोर्टर कोई चैनल प्रोटीन भी हो सकता है, तो कोई कैरियर प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। लाइक मैं पहले से ये कंसिडर करता हूँ कि ये ग्रीन, ये लिपिड बाइलेयर, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक सेल है लेकिन मैंने थोड़ा पोर्शन लिया है, ठीक है। ये कंसिडर करो सेल, ये सारा ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर है, ये सम प्रोटीन है, ठीक है। अब मैं ये पहले प्रोटीन कंसिडर, ये है, ये प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन ऐसे है ना, कुछ चैनल प्रोटीन जो कि हर वक्त काम करते हैं, उसको हम कहते हैं लीकी चैनल, लीकी, ये चैनल, ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, ठीक है, लीकी चैनल्स। लीकी चैनल यानी वही चैनल, वही प्रोटीन होते हैं जो कि हर वक्त रहते, खुले रहते हैं, ठीक है, इसको लीकी चैनल, जो कि एक स्पेसिफिक, जो कि बहुत मशहूर है, हमारे ये हमारे न्यूरॉन में भी प्रेजेंट है, ये इसका स्पेसिफिक नाम है पोटाशियम लीकी चैनल, पोटाशियम लीकी चैनल, ठीक है। ये हमारे न्यूरॉन में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये पोटाशियम लीकी चैनल, ये वही चैनल है जो कि हर टाइम लीकी होता है, ठीक है, हर टाइम पोटाशियम को बाहर, आप लोगों को पता है कि पोटाशियम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में ज्यादा होता है, ठीक है, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तकरीबन 144 या समथिंग 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट इनका कंसंट्रेशन है, और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में इसमें कम है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो हमारा है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। ये किसने मेंटेन किया है, ये पोटाशियम ने, पोटाशियम कंटिन्यूसली बाहर जो है ना ये लीक आउट होते हैं, ठीक है। तो ये पोटाशियम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं ना, एलॉन्ग द कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन तो हो गया है ना, यानी मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये तो डिफ्यूजन हो गया, लेकिन थ्रू सम ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर यह कौन है, यह चैनल प्रोटीन है, वो लीकी चैनल प्रोटीन है। वही लीकी चैनल प्रोटीन का मतलब ये है कि ये वही चैनल प्रोटीन है लेकिन ये हर टाइम ओपन रहता है, इसलिए इसको लीकी चैनल प्रोटीन कहते हैं, यानी यहाँ कोई एनर्जी यूज नहीं होती, इसलिए तो ये डिफ्यूजन है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी इस चैनल ने इन पोटाशियम को फैसिलिटेट किया, तो ताकि
उसको सेल के से अंदर बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये लीकेज चैनल, तो एक लीकेज चैनल हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आ जाए कि द मूवमेंट या द लीकीनेस ऑफ पोटाशियम फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर टू एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड is maintained to maintain the resting membrane potential of a cell या न्यूरॉन is the example of facilitated diffusion। ये एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। अब दूसरा एक चैनल है, ठीक है, मैं ये थोड़ा रिमूव करता हूँ। दूसरा एक चैनल है, वो है ये है। कुछ चैनल वो ऐसे होते हैं ना जो कि स्पेसिफिक पोटेंशियल पर ओपन होते हैं, उसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। यानी वही चैनल वही प्रोटीन होते हैं, लेकिन वोल्टेज गेटेड चैनल यानी एक स्पेसिफिक वोल्टेज या पोटेंशियल पर ओपन हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। लाइक मैं मिसाल देता हूँ, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, या कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, या पोटाशियम की भी होते हैं, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। यानी ये ऐसे चैनल होते हैं जो कि सोडियम या कैल्शियम या पोटाशियम को मूव करवाते हैं एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन एक स्पेसिफिक पोटेंशियल पर। लाइक मैं मिसाल देता हूँ, -70 मिलीवोल्ट पर सोडियम जो है ना, ये आप लोगों को पता है कि सोडियम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में बहुत ज्यादा होते हैं, सोडियम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में कम होते हैं, ठीक है। तो ये अब बाहर से इनसाइड की तरफ तब आएगा जब ये पोटेंशियल चेंज होगा, यानी -70 से लेस नेगेटिव हो जाए, यानी -45 हो जाए मिलीवोल्ट, यानी लेस पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल चेंज हुआ है एक स्पेसिफिक पोटेंशियल पर। यानी वो चैनल जो कि स्पेसिफिक पोटेंशियल पर ओपन हो जाता है, इसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। यानी इसके के साथ स्पेसिफिक गेट होता है ना, वो बेसिकली ओपन या क्लोज हो जाता है, तो इसलिए वोल्टेज गेटेड चैनल कहते हैं। तो ये बाद में हम पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल मॉड्यूल में, उधर हम समझाएंगे, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, तो उधर ये समझ आ जाएंगी। लेकिन ये सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, पोटाशियम चैनल, ये इसके साथ ये ऐड करो तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। इसका मतलब ये कि ये सोडियम को तब मूव करवाएगा जब एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर ये स्पेसिफिक पोटेंशियल ये सेल गेन करेगा, तब ये सोडियम जो है ना एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड की तरफ मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ देखो ये किस तरह प्रेसिपिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, ये इस तरह हो गया कि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या दूसरे अल्फाज में मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में मूव हो गया, लेकिन थ्रू सम ट्रांसपोर्टर। वो ट्रांसपोर्टर कौन है? थ्रू वोल्टेज सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है। या कैल्शियम की बात करें, कोई कैल्शियम भी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में ज्यादा होते हैं और पोटेशियम तो इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड में ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया कि वोल्टेज गेटेड चैनल भी। तो अगर आप लोगों को आ जाए कि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम मूव फ्रॉम extracellular fluid to intracellular fluid या diffuse through extracellular fluid through voltage gated channel, sodium voltage gated channel as the example of facilitated diffusion, ठीक है। अब एक तीसरा हमारे पास है, वो है एक तीसरा चैनल है जिसको हम कहते हैं, ये चैनल नहीं है, ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, कैरियर। आप लोग कहेंगे कि कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, ये भी एक प्रोटीन है, लेकिन कैरियर प्रोटीन मतलब है। लेकिन मैंने आयंस का मिसाल दिया, अब मैं एक लार्ज मॉलिक्यूल का मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब ग्लूकोज एक्स्ट्रा सेल्युलर में ज्यादा है, ये सेल को नीड है ग्लूकोज की, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, इनसाइड कम है और बाहर ज्यादा है, ठीक है। अब ये मूव करता है, किस तरह मूव करता है? असल में ये ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है, और ये ग्लूकोज जो जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल के अंदर आ जाता है, उसको हम कहते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ग्लूट ट्रांसपोर्टर, यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, GLU ग्लूकोज और T ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आप लोगों को पता है, ये 14 टाइप्स ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। लेकिन हम एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर कंसिडर करेंगे, और वो है ग्लूट टाइप 4, ग्लूट 4 14 ट्रांसपोर्टर है, ग्लूट 4। ये ग्लूट 4 ये मोस्ट जो है एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ये हम बाद में फिर पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ग्लूट ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ये ग्लूकोज जब आएगा ना, तो ये क्या करवाएगा, ये ऐसे ऐसे ओपन नहीं होती, असल में पहले आते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो है ना इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। जब इंसुलिन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है, जब इंसुलिन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं,
तो ये सिग्नल सेल अंदर सेल की तरफ सिग्नल भेजता है, ठीक है। जब सेल को अंदर सिग्नल भेजता है तो सेल के अंदर जो है ना डिफरेंट वेजिकल्स होते हैं, और उन वेजिकल्स में ये बेसिकली ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है, उन वेजिकल्स में। और ये वेजिकल जो है ना ये टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करता है, और ये वेजिकल्स असल में ये सेल इस तरह है ना, ये मैं सारा मैकेनिज्म इस तरह समझाता हूँ, ठीक है। ये सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इंसुलिन आ गया, इसके साथ बाइंड हो गया, ठीक है। अब सेल के अंदर ग्लू ट्रांसपोर्ट के साथ बाइंड हो गया, सेल को अंदर सिग्नल भेजा, ठीक है। सेल को जब अंदर सेल सिग्नल भेजा तो सेल के अंदर जो है ना डिफरेंट वेजिकल्स होते हैं, उसमें ग्लू ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगा, जब सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो ये इस तरह होगा, ये इसके साथ फ्यूज होगा, ठीक है, फ्यूज। जब फ्यूज होगा तो आखिर में ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, तो ये ट्रांसपोर्टर यहाँ सेल मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टर। तो इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, यानी ये मैंने एग्जांपल लिया ग्लूट टाइप 4, ये स्पेसिफिक इंसुलिन के लिए है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन के लिए, ठीक है। तो इसके थ्रू ग्लूकोज जो है ना सेल बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ कैरियर प्रोटीन यूज हो गया, ठीक है, कैरियर। तो वो डिफ्यूजन, यानी वो जब मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, यानी एलॉन्ग द कंसंट्रेशन, इसका मतलब है एलॉन्ग द कंसंट्रेशन के लिए, थ्रू सम ट्रांसपोर्टर, वो लीकी चैनल्स भी हो सकते हैं, वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी हो सकते हैं, वो कैरियर्स प्रोटीन हो सकते हैं, कि फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए मोस्टली कैरियर प्रोटीन यूज होते हैं, ठीक है। तो ये आल जो है ना ये सारे फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आते हैं, ठीक है। तो ये पोटाशियम लीकी चैनल ये फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल हो गया। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, ये भी फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल हो गया। इस तरह ग्लूट, या मैं कैरियर कैरियर प्रोटीन की बात करूँ ना, तो मैं ग्लूट टाइप 4 इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये भी ये पेसेटर डिफ्यूजन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो पेसेटर डिफ्यूजन के थ्रू कौन से मॉलिक्यूल मूव करते हैं, जो आयंस होते हैं, मोस्टली आयंस, और जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल, वो पेसेटर डिफ्यूजन के थ्रू एक रास मूव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन का मतलब ये को दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं, एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये बेसिकली फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। तो इसमें किस भी तरह आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकती है, तो आप लोग इसको इजीली टेक कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट, हमारे सेल मेम्ब्रेन में आप लोगों को पता है कि हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये लिपिड बाइलेयर है, 2 लेयर से बना हुआ होता है, ठीक है। मैंने सारे को नहीं लिया, ये हमारा एक सेल है, कंसिडर करो, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट चैनल्स है, कुछ कैरियर प्रोटीन है, कुछ चैनल प्रोटीन है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये लीकी चैनल हो गया, खास एग्जाम्पल जो है ना पोटाशियम लीकी चैनल, ठीक है। ये पोटाशियम लीकेज, इसके थ्रू पोटाशियम जो है कंटिन्यूसली लीक हो जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया कि ये था वोल्टेज गेटेड चैनल्स, लाइक सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है। ये डिफरेंट तो स्पेसिफिक वोल्टेज के थ्रू जब ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने आप लोगों को बता दिया कि कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं, ठीक है, लाइक ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर, जो जितने भी ग्लूट ट्रांसपोर्टर है, प्रोटीन ग्लूट ट्रांसपोर्टर है ना, तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये कैरियर प्रोटीन है, इसके थ्रू एक मॉलिक्यूल जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और एक और है जिसको हम कहते हैं लाइगन गेटेड चैनल। लाइगन गेटेड चैनल का क्या मतलब है, लाइगन गेटेड चैनल, लाइगन गेटेड चैनल स्टूडेंट्स, ये वो चैनल होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक केमिकल्स, ठीक है, एक स्पेसिफिक केमिकल्स जब इसके साथ बाइंड होते हैं, वो स्पेसिफिक केमिकल्स क्या हो सकते हैं, वो स्पेसिफिक केमिकल्स इसके साथ, यानी वो स्पेसिफिक केमिकल्स हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है। वो स्पेसिफिक केमिकल जो है ना वो क्या हो सकते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकते हैं। ये स्पेसिफिक केमिकल जब इन चैनल के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू जब मॉलिक्यूल अंदर आ जाता है, लाइक मैं एक आयन कंसीडर करता हूँ, ये आप लोगों ने फिलहाल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बाद में हम पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है, जब ये वही चैनल है, ठीक है, ये वही चैनल है, ठीक है। अब इसके साथ
कौन बाइंड हो गया, एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। जब ये एसिटाइल कोलिन इसके इस चैनल के साथ लाइगैंड गेटेड चैनल के साथ बाइंड होता है, ठीक है, तो जैसे ये बाइंड होता है तो सोडियम अंदर आना मूव करेगा। ये मैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में फिर पढ़ाऊंगा। तो ये भी एक फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, यानी सोडियम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू स्पेसिफिक चैनल, और उस चैनल का नाम है लाइगैंड गेटेड चैनल। इसको लाइगैंड गेटेड चैनल इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पेसिफिक लाइगैंड या लाइगैंड एक स्पेसिफिक केमिकल जो है ना वो इस चैनल के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना मॉलिक्यूल या कोई आयन जो है ना वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, यानी एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इस तरह मॉलिक्यूल जो है ना उसकी डिफ्यूजन हो जाती है, यानी प्रेसिपिटेट हो गया। तो ये प्रेसिपिटेट डिफ्यूजन हो गया। तो ये 4 3 चैनल्स प्रोटीन और एक कैरियर प्रोटीन, ये याद रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने डिफ्यूजन यानी सैंपल डिफ्यूजन और प्रेसिपिटेट डिफ्यूजन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इनको हम कंबाइन करते हैं। अब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो पहला है हमारे पास, पहला है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा ना उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। यानी क्या मतलब है, सर्वप्रथम मैं एक सेल लेता हूँ, ठीक है, वही ऑक्सीजन का एग्जांपल, ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, यानी लंग से बाहर आया है, लंग से आया है, ठीक है, और अब सेल को जरूरत है तो सेल के अनसाइड कम है, ठीक है, तो बाहर ज्यादा है और इनसाइड कम है, ठीक है। अब मालिक यानी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यही ऑक्सीजन है लेकिन बाहर ज्यादा है, ये इनसाइड कम है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, यानी कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब जितना ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, उतना ऑक्सीजन जल्दी से आएगा, उतना ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, ठीक है, जल्दी से आएगा। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, ठीक है, एक ये फैक्टर। और जितना कम होगा उतना, तो ये डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है सिंपली, ठीक है। अब दूसरा मैं लेता हूँ थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो जितना सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस ज्यादा होगी उतना बैरियर होगा ना, तो इसलिए डिफ्यूजन के रेट कम हो जाएंगे। तो ये मैं इसलिए कह सकता हूँ ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन से इनवर्स रिलेशन। इसका क्या मतलब है, लाइक एक ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन है लेकिन वो बहुत थिक है, ठीक है, वही वही सेल मेम्ब्रेन है लेकिन थिक है, ये बहुत थिक है, ठीक है, थिक है। तो जितना सेल मेम्ब्रेन थिक होगा उतना मॉलिक्यूल जो है ना उसकी डिफ्यूजन अच्छी से नहीं होगी, तो उतना उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी, तो उसकी ज्यादा होगी और उसकी इसकी इस सेल मेम्ब्रेन की कम होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर है, ठीक है, थिकनेस भी इफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तीसरा है सरफेस एरिया। जितना आप लोगों को इजीली पता है कि जितना सिनेमा की सरफेस एरिया ज्यादा होगी उतना मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करेगा, उतना उसका रेट ज्यादा होगा, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। चौथा जो एग्जाम तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन से। अब सॉल्युबिलिटी स्टूडेंट्स, जितने जितने मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है, क्योंकि वो लिपिड बाइलेयर के क्रॉस जो है ना वो उसकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ ना रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी जितना मॉलिक्यूल ज्यादा नॉन पोलर होगा ना, नॉन पोलर आप लोगों को पता है कि लिपिड्स भी नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर के क्रॉस ट्रांसपोर्ट होगा ना, लाइक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इनसाइड से बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन के क्रॉस इजीली ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि ये नॉन पोलर है। अब ग्लूकोज है ना वो पोलर है, आयन जो है ना सोडियम पोटाशियम कैल्शियम ये आयन ये जो है ना पोलर है, ये मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट सही नहीं होती है, ठीक है, तो इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। तो जितना नॉन पोलर मॉलिक्यूल है लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन हो गया तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी, ठीक है। जो एक और फैक्टर है पांचवा, मॉलिक्यूलर वेट। ये एक सिंपल कॉमन सेंस की बात है ना, जितना मॉलिक्यूलर वेट एक मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और एक दूसरा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कम है। मिसाल के तौर में एक कंसीडर करता हूँ, ये सिमरेन है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है उसकी मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लाइक मैं सिंपल एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लेता हूँ, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर वेट क्या बनती है 32 ग्राम हो, ठीक है। अब दूसरा लेता हूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसकी 44 ग्राम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी एज कम्पेयर टू ग्लूकोज ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो इसका इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन।
यानी जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। तो ये 5 फैक्टर्स याद रखना है, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, थिकनेस, सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सॉल्युबिलिटी, जितना नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी। मॉलिक्यूलर वेट इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत एमसीक्यूज बन सकते हैं और पास्ट पेपर में भी आए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये गाइड मेंशन था, ठीक है। तो स्टूडेंट गाइडन में एक ग्राफ मेंशन है, ठीक है, यानी एक डिफ्यूजन के लिए है, यानी एक सैंपल डिफ्यूजन के लिए, एक पेसिलेटेड डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। यानी एक्स एक्सेस पे कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस लिया है, ठीक है, और वाई एक्सेस पे रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है। पहले मैं सैंपल डिफ्यूजन के लिए एक्सप्लेन करूंगा। देखो जितना मैं कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, पहले इतना कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस था, रेट ऑफ डिफ्यूजन इतना हो गया, ठीक है। अब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस उतना किया, यानी ज़्यादा किया, ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना हो गया, ठीक है, ज़्यादा हो गया। अब मैंने कंसंट्रेशन सब्सटेंस फर्दर ज़्यादा किया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फर्दर ज़्यादा हो गया सैंपल डिफ्यूजन के लिए। अब मैंने कंसंट्रेशन सब्सटेंस फर्दर ज़्यादा किया, मजीद इंक्रीज़ किया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फर्दर इंक्रीज़ हो गया। अब मैंने रेट ऑफ डिफ्यूजन कंसंट्रेशन सब्सटेंस फर्दर ज़्यादा किया तो डिफ्यूजन के लिए यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन फर्दर ज़्यादा हो गया। जितना मैं कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा करता हूँ उतना डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सब्सटेंस डिफ्यूजन के थ्रू सैंपल डिफ्यूजन के थ्रू थ्रू लेपर बायलर पर थ्रू एक क्रॉस ट्रांसपोर्ट होती है। अब दूसरी तरफ आ जाए तो पेसिलेटेड डिफ्यूजन की तरफ देखो, पहले जो है ना मैं कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा करता हूँ तो पेसिलेटेड डिफ्यूजन का जो रेट है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है, देखो ज़्यादा होता है। मैं मज़ीद ज़्यादा करता हूँ उतना मज़ीद ज़्यादा हो जाता है, मैं मज़ीद ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, रेट यानी कंसंट्रेशन सब्सटेंस ज़्यादा करता हूँ तो पेसिलेटेड डिफ्यूजन की रेट ज़्यादा होती है। मैं मज़ीद ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, तो पेसिलेटेड डिफ्यूजन की रेट ज़्यादा होती है। लेकिन एक वक्त आएगा, ठीक है, एक वक्त आएगा एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं कंसंट्रेशन सब्सटेंस ज़्यादा करूँगा, ठीक है, तो मज़ीद जो है ना रेट ऑफ पेसिलेटेड डिफ्यूजन रेट जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब मैं फर्दर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा करता हूँ, लेकिन फर्दर मैं सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, लेकिन रेट ऑफ पेसिलेटेड डिफ्यूजन वही है। ये क्या बात है, मैं मज़ीद रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा करता हूँ तो पेसिलेटेड डिफ्यूजन की रेट वही है। ये इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि पेसिलेटेड डिफ्यूजन के क्रॉस यानी पेसिलेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू कैरियर प्रोटीन। तो पहले जो है ना कैरियर प्रोटीन बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, ठीक है। तो जितने में सब्सटेंस ज़्यादा करता था तो मॉलिक्यूल हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता था, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता था, ठीक है, रेट ऑफ पेसिलेटेड डिफ्यूजन ज़्यादा होता था। अब मैं मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन फर्दर ज़्यादा करता हूँ तो अब ये जो ट्रांसपोर्टर है ना कैरियर प्रोटीन ये तो ऑक्यूपाई हो गया, सारे ऑक्यूपाई हो गए, यानी सैचुरेटेड हो गए, सारे सैचुरेटेड हो गए, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब ये कि सारे कैरियर प्रोटीन ऑक्यूपाई हो गए, तो मजीद कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा करो तो रेट ऑफ पेसिलेटेड डिफ्यूजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये वीमेक्स या क्या शो करता है, वीमेक्स या ये शो करता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेट ऑफ पेसिलेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है। इससे आगे जो है ना कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो गए, ठीक है। तो इस ग्राफ का मतलब ये है बेसिकली, सही है। अब एक तीसरा ट्रांसपोर्टर है, पेस ट्रांसपोर्ट में हमने सैंपल डिफ्यूजन पढ़ा, ठीक है, पेसिलेटेड डिफ्यूजन पढ़ा। अब एक तीसरा है कंसेप्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी वही मॉलिक्यूल यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक टर्म है जो कि वाटर के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जब वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। यानी ये एक मिसाल पर एक सेल है, ठीक है, आप लोगों को पता है ये सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, दो दो लेयर से बने होते हैं, ठीक है। ये बाकी चैनल्स और के रिपोर्टिंग को मैं एक्सप्लेन नहीं करता, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ऑस्मोसिस को, ठीक है। तो ऑस्मोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन के थ्रू अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये डिफ्यूजन हो गया, तो ये हो गया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये होता है कि जब वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, वाटर के लिए स्पेसिफिक टर्म है। तो ये वाटर जो है ना स्पेसिफिक प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, उस प्रोटीन के हम कहते हैं एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स ये स्पेसिफिक प्रोटीन है, ठीक है। ये 13 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि इसके थ्रू वाटर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट वाटर। तो इसके थ्रू या तो अगर सेल के अंदर कम है तो बाहर से हाई कंसंट्रेशन ज्यादा है, इनसाइड कम है तो वाटर बाहर से इनसाइड आ जाएगा, और इसके रिजल्ट में या तो सेल स्वेर अप हो जाएगा
या तो ये सेल अप जब बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो सेल अप हो जाएगा, ठीक है। या सेल के अंदर ज्यादा है, ठीक है, सेल के अंदर वाटर ज्यादा है, ठीक है, और बाहर जो है ना ये वही एक्वापोरिंस है, ठीक है, वही एक्वापोरिंस है। और बाहर की तरफ बाहर जो है ना वाटर कम है, अब सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो वही यानी वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो गया तो मेम्ब्रेन यानी ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो ऑस्मोसिस हो गया, ऑस्मोसिस वाटर के लिए यूज होता है, ठीक है, ये टर्म तो ये तो हो गया, ठीक है। तो अब जब सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा तो ये सेल श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक। तो ऑस्मोसिस के रिजल्ट में सेल तो या स्वेल अप हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा या सेल स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑस्मोसिस मेनली डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर पर, ऑस्मोटिक प्रेशर पर। अब मैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक सोल्यूशन में जो सल्यूट होता है उसका जो प्रेशर होता है बेसिकली वो उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लाइक मैं मिसाल देता हूँ, एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा, आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, हम प्लाज्मा की बात कर रहे थे, प्लाज्मा एक सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, और वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो जिसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। ये प्रोटीन जो है प्लाज्मा में बहुत ज्यादा होते हैं, मोस्ट एबंडेंट है, इसलिए ये हम ज्यादा एग्जांपल इसका देते हैं, ठीक है, एल्ब्यूमिन। अब ये एल्ब्यूमिन ये एक सोल्यूशन है प्लाज्मा, ठीक है, इसमें एल्ब्यूमिन एक सल्यूट है, ठीक है, सल्यूट। अब ये सल्यूट जो प्रेशर एग्जर्ट करता है यानी ये वाटर मॉलिक्यूल अपनी की तरफ खींचता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की तरफ अपनी की तरफ खींचता है, तो ये एक ऑस्मोटिक, ये इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। जितना आप लोग खुद सोचो, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उतना जो है ना यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का जितना डिफरेंस ज्यादा होगा ना उतना ऑस्मोसिस ज्यादा होगी, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यानी मिसाल के तौर पर मैं कंसीडर करता हूँ कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर का आप लोगों ने समझ लिया ना, जो सल्यूट का जो प्रेशर होता है किसी भी सोल्यूशन में उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब ऑस्मोसिस का ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, तो ये मैं बताता हूँ कि ये मिसाल तौर हमारा एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर सल्यूट ज्यादा है, ठीक है, सल्यूट मिसाल तौर मैं NaCl लेता हूँ, साल्ट लेता हूँ, ठीक है, सल्यूट ज्यादा है और वाटर कम है, ठीक है, ये वाटर हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब बाहर सेल में जो है ना वो बाहर बाहर सेल में वाटर बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो वाटर बहुत ज्यादा है और सल्यूट बहुत कम है, सल्यूट बहुत कम है, ठीक है, थोड़े बहुत सल्यूट है। तो आप लोग बताओ यह ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा या यह ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ऑब्वियसली यह ज्यादा होगा क्योंकि यह सल्यूट ज्यादा है, तो सल्यूट का प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो यह ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर यह ज्यादा है और यह ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, तो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना जो है ना ऑस्मोसिस ज्यादा होगी। तो हूँ आप लोग बताओ वाटर कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, यानी वाटर बाहर से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ मूव करेगा। तो ये ऑस्मोसिस, तो हम इसका रिलेशन इस तरह कह सकते हैं ना कि ऑस्मोसिस का ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ऑस्मोसिस की रेट ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये एक अलग कंसेप्ट है और प्रेसिपिटेटेड डिफ्यूजन एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो मतलब वो प्रेसिपिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू मॉलिक्यूल जो है ना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है लेकिन थ्रू सम ट्रांसपोर्टर, और यह वाटर भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू सम प्रोटीन जिसको हम एक्वापोरिन्स कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस ये है कि अलग कंसेप्ट है। इसके लिए बेसिकली हम ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन कहते हैं और जो डिफ्यूजन है, जो प्रेसिपिटेटेड डिफ्यूजन है, प्रेसिपिटेटेड डिफ्यूजन के लिए हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, उसके लिए हम कंसंट्रेशन डेप्थ में यूज करते हैं, ठीक है। तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता था और ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे, ठीक है, ये अलग कंसेप्ट है। ये स्पेसिफिक ऑस्मोसिस जो है ना ये सिर्फ वाटर के लिए यूज होता है और प्रेसिपिटेटेड डिफ्यूजन तो आप लोगों को पता है कि प्रेसिपिटेटेड डिफ्यूजन आयंस और मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है, ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑस्मोसिस। तो ब्रीफली हम वापस डिस्क्राइब करते हैं
कि मालिक्यूल की ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मालिक्यूल एलॉन्ग द कंसंट्रेशन के लिए जाते हैं, यानी इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती। तो ये तीन यानी दो टाइप से बेसिकली, एक है डिफ्यूजन, एक है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में एक दो तरह के होते हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस सिंपली सिर्फ वाटर के लिए यूज होता है। और दूसरा जो है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी यूज होती है, यानी मालिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाती है। अब दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।